क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो रहा था कि लास्ट में प्रिंसिपल अलाउ ही नहीं कर रहे थे। तो मैं थोड़ा यहाँ पे रेफरल बिल्कुल काम नहीं करते हैं। आप चाहे वीपी का भी रेफरल लगा लो, आपका कोई हेल्प नहीं है। और मैंने कुछ लोगों के मैंने सीवी भी रिव्यू करा है, उनमें ये मिस्टेक होती है ना कि आप बेसिक करना क्या है, इंडस्ट्रियल जाना है, ये सबको पता होता है कैसे अप्रोच करें लोगों को, क्या लिखे डीएम में, कैसे अपना सीवी बनाए, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल कर लेंगे तो दे विल नॉट एबल टू मैनेज देयर स्टडीज। जा रहे हो जैसे कि आप एक टाइम पे पोस्ट डाल रहे हो, तो उधर ना टाइमिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब आपने एक टाइम सिलेक्ट कर लिया, आप उस पर डालो तो आपकी पोस्ट अच्छी चलेगी। बार्कलेज का भी इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यूअर्स थोड़ा अमेज हो गए थे कि वाह यार, तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल खोल के देखी थी इंटरव्यू में बैठ के। अगर आप पूरा ही पोस्ट एआई से बनवा रहे हो तो फिर वो आपकी वॉइस नहीं है। काफ़ी अटैम्प्ट लग गए सीए के और मेरे से नहीं हो पा रहा, बट मैं कोर्स छोड़ भी नहीं पा रही हूँ। मैं इतना ज़्यादा ड्रेन हो चुकी हूँ इस कोर्स में कि मेरे को नहीं पता आगे मैं क्या करूँ। वेलकम एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग अनदर पॉडकास्ट विद आयुषी। आपको पता होगा वैसे लिंक्डइन से आप तो जान ही गए होंगे। और लाइक आयुषी, कैन यू प्लीज ब्रीफ योरसेल्फ, क्या क्या अभी तक आपका कैसा जर्नी रही है? सो हाय एवरीवन, आई एम आयुषी। रिसेंट में मैं अभी बार्कलेज में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रही हूँ। इससे पहले मैंने मिड साइज़ फर्म में अपनी आर्टिकलशिप का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा था। एंड इसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हूँ लिंक्डइन पे। सो बस इतना ही मेरे बारे में। जैसे बार्कलेज की बात करते हैं, जब आप सीए स्टार्ट कर रहे थे तो ऐसा कुछ मतलब आर्टिकलशिप के टाइम पे आपके पास माइंड में बैकअप में था कुछ ऐसा कि बार्कलेज में ही जाना है, या फिर कि कब से इंडस्ट्रियल करना ही करना है, ऐसा कुछ था क्या माइंड में? हाँ, जब मैंने एक्चुअल में इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करा था आर्टिकलशिप का फर्स्ट ईयर के लिए, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि इंडस्ट्रियल के लिए तो जाना ही है। तो मैं जितने भी इंटरव्यूज़ दे रही थी, तो मैं उधर इंटरव्यू में पहले ही पूछ लेती थी कि मेरे को इंडस्ट्रियल के लिए जाना है, तो आप अलाउ करोगे कि नहीं करोगे? एंड देन उसके बाद जिधर मैंने जॉइन भी करा था, इवेंचुअली मैंने उनके अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखवाया था कि 1 साल के बाद मैं टर्मिनेट करूँगी, तो कोई इश्यू ना आए। सो दैट मेरे एंड से चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो रहा था कि लास्ट में प्रिंसिपल अलाउ ही नहीं कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सेफ़र साइड के चक्कर में मैंने ये करवा दिया था। एंड इसके अलावा बार्कलेज़ का श्योर नहीं था, क्योंकि मेरे को ये था कि इंडस्ट्रियल जाना है, बट ऐसे कंपनी बहुत ज़्यादा शॉर्टलिस्टेड नहीं थी। मैंने मतलब जब मेरी एलिजिबिलिटी आने वाली थी, उससे 5 महीने पहले मुझे थोड़ा होश सा आया कि अब इंडस्ट्रियल के लिए करना है कुछ। तो फिर उसके बाद उसी टाइम पे शायद पदम का एक कोर्स आ रहा था, तो मैंने उसमें एनरोल करवा लिया, बिकॉज़ मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि इंडस्ट्रियल के लिए जाना है। बट इवेंचुअली मेरे को जो काम मिल रहा था आर्टिकलशिप में, वो ठीक था। मतलब ऐसा था कि काम चलाने लायक काम था, अच्छा काम था। तो मैंने बस ऐसे ही, क्योंकि मेरे में थॉट था कि इंडस्ट्रियल करना है, तो मैंने सोचा उसके सेक के लिए एक बार देख लेते हैं क्या है। तो उस कोर्स के एंड तक फिर मेरा माइंड एकदम कन्फर्म ही हो गया कि जाना है। देन उसके बाद दिल्ली में 2 ही फाइनेंस मतलब इन बैंकिंग में जाना था मुझे, बिकॉज़ मेरे को मेरा फ्यूचर गोल थोड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की साइड है। तो पदम ने ही मुझे रिकमेंड करा था कि आप एचएसबीसी हो गया, बार्कलेज़ हो गया, सिटी हो गया, तो इन सब में अप्लाई करो, क्योंकि ये दिल्ली रीजन में करते हैं हायर। और मेरा एनसीआर रीजन ही था, क्योंकि मेरा घर वगैरह यहीं पे है। तो मेरे लिए बाहर जाना वाज़ नॉट एन ऑप्शन। तो फिर मैंने 2 शॉर्टलिस्ट करे थे, बार्कलेज़ और एचएसबीसी। मतलब ये मेरी थोड़ी ड्रीम कंपनीज़ वही थी। जैसे मैंने इनके बारे में थोड़ा पढ़ना-वढ़ना चालू करा, तो सारी चीज़ें मतलब इवेंचुअली फ़ॉलो आउट हो रही थी, और इवेंचुअली मतलब बाद में जाके मेरा सिलेक्शन इन 2 कंपनीज़ में भी हो गया था। तो मेरे एंड पे एक ऑप्शन आ गया था कि कौन से में जाना है। तो या इंडस्ट्रियल का हमेशा से था मेरे माइंड में, बट थोड़ा बीच में ऊपर-नीचे हुआ, बट एट द एंड यहीं पे इंडस्ट्रियल में ही हूँ मैं। नाउ अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, कि अभी जो एक सीवी होता है, अपना सीवी पार्ट, हुँ। सीवी जो आप प्रिपेयर करते हो, सेकंड रेफरल पार्ट, और ये कितना हेल्प करता है आपको, और थर्ड ये भी पार्ट कि आपने जो कोर्स लिया था तो वो कितना हेल्प करता है? क्योंकि अभी मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि उनका कोर्स ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा करके आप बताओ इस पे, क्या आपका व्यू है? फर्स्टली रेफरल, कुछ कंपनीज़ जैसे कि बार्कलेज़ हो गया, एचएसबीसी वगैरह का मुझे आइडिया नहीं है, मुझे पर्टिकुलरली बार्कलेज़ का पता है। यहाँ पे रेफरल बिल्कुल काम नहीं करते हैं। आप चाहे वीपी का भी रेफरल लगा लो, आपका कोई हेल्प नहीं होगा, बिकॉज़ मेरे फ्रेंड थे वो एवीपी है यहाँ पे। तो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरल थे, वो करवा सकते थे, बट ऐसा होता है कि इंटर्न्स को रेफ़र नहीं कर सकते कोई भी। आपका मतलब 1 साल में हायरिंग होती है आपकी जून के टाइम पे।
स्पेसिफिकली मैं बार्कलेज की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम पे ही आपकी वैकेंसी आती है, आप जो प्रोसेसेस है उसके थ्रू आओ, शॉर्टलिस्ट हो, आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा, इंटरव्यू में बैठो, इंटरव्यू क्लियर क्लियर करो, तो उधर कोई रेफरेंस का काम नहीं आता। सेकंड क्या क्वेश्चन था आपका? सीवी, जो आप सीवी हाँ, प्रिपेयर करते हो, सीवी, या तो सीवी, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मी। मतलब मेरा सीवी ऐसा था कि मेरे को 3-4 दिन लग गए थे अपना प्रॉपर एक सीवी बनाने में, बिकॉज आपने आर्टिकलशिप में इतना सारा कुछ करना होता है, उसको समेटने में बहुत मेहनत लग जाती है। तो मैंने एक डायरी में अपने सारे पॉइंटर्स लिखे थे कि ये डालना है, बट इवेंचुअली आपको ना एक पेज में डालना होता है वो सब कुछ। तो आप किस तरीके से चीज़ों को ट्वीक करके लिखो कि आप अपने बारे में ब्रैग भी ना कर रहे हो, बट उसमें सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। अ, उसके बाद ऐसा था कि मतलब मैंने सीवी का फर्स्ट ड्राफ्ट तो बना लिया था, और ये उस टाइम की बात है जब बार्कलेज की वैकेंसी आ गई थी, जो मेरे को अप्लाई करना था लास्ट में। तो फिर उस टाइम पे मैंने फिर पदम से रिव्यू करवाया, एंड उसके अलावा 6-7 लोग और थे जिनको मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट करी कि मेरा प्लीज़ सीवी रेफर कर दो, मतलब रिव्यू कर दो। तो उन्होंने बहुत रिव्यू कराया, चेंजेस हुए, और उसके बाद एक लास्ट में मेरा एक प्रॉपर अच्छा वाला सीवी बना, जो कि मैंने बहुत सारी कंपनीज में उससे अप्लाई करा, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज में मुझे रिवर्ट भी आ रहा था। बिकॉज सीवी ही वो फेस होता है, आपको कोई देख नहीं रहा होता है, वही होता है जो आपको फर्स्टली कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाता है और शॉर्टलिस्ट करने में वो कराता है। तो इंटरव्यू में अगर आपको बैठना है तो आपको इवेंचुअली एक अच्छा सीवी बनाना ही पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स अगर दे सकते हो आप कि क्या-क्या आपको सजेशंस आए उसमें चेंज करने के लिए? हम्म, मेरे में था कि मैंने ना क्वांटिफाई नहीं करा था। जैसे मैंने किसी का ऑडिट करा तो उसका आप टर्नओवर लिख दो, या उसमें मतलब क्या चीज़ों को ना क्वांटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके अलावा एक और चीज़ थी कि मतलब आप टेक्निकल स्किल्स लिख रहे हो ना, तो उसमें आप थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी डाल दो, ज़्यादा लंबा नहीं। बट टेक्निकल में जैसे आप एक्सेल का एडवांस एक्सेल आपने सीखा है, तो उसमें आप कुछ फॉर्मूलाज जो आपको अभी आते हैं जो एडवांस लेवल के हैं, तो हुँ, आप इसको ब्रैकेट में डाल दो, या पावर बीआई वगैरह डैशबोर्ड वगैरह बना रहे हो तो उसमें आप एग्जाम्पल डाल दो कि किस टाइप के डैशबोर्ड आपने बनाए हैं। देन उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स वाला पार्ट भी है, तो उसमें भी आप किस टाइप से प्रेजेंट करते हो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट में आपको करना होता है सब चीज़, और ऐसा भी होना चाहिए कि सब कुछ ही आ जाए उसमें। तो हुँ। वो थोड़ा ट्रिकी होता है, बट एक बार आप सीख जाओ तो हो जाता है। और मैंने कुछ लोगों के मैंने सीवी भी रिव्यू करे हैं, उनमें ये मिस्टेक होती है ना कि आप बेसिक एडिटिंग का अलाइनमेंट इशू है, कहीं पे फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा है, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा है, तो आप सी कर रहे हो, आपसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं होगा कि आप इतने वो मिस्टेक करो, और हुँ। इसके बाद भी आप वो सीवी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख के करना चाहिए। एंड मेल का भी पार्ट आता है जब आप सीवी फॉरवर्ड करते हो मेल पे, तो जो हाँ। हम लिखते हैं ना उसमें पैराग्राफ, तो उसमें क्या हुँ। कुछ आपका कुछ अलग से रहता है, फिर कैसे आप उसको सजेस्ट करोगे एक बेसिक फ्रेमवर्क? यार मैंने जैसे बार्कलेज के लिए मैंने एक कवर लेटर भी बनाया था, उसमें मैंने थोड़ा अचीवमेंट या कौन-कौन से प्रोजेक्ट पे मैंने काम करा था। तो उसमें तो मेरे को ज़्यादा नहीं करने की, मैंने जो भी मेरा कोल्ड डीएम होता था, मतलब मेल का कंटेंट होता था, वो बहुत शॉर्ट रखती थी मैं, कि इंटरव्यू के लिए आप वो तो देख ही रहे हो, मतलब आपका सीवी तो देख ही रहे हैं, तो वो सब तो लिखा ही है उसमें, बट सीवी क्लिक करना मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसमें मैं इस तरीके से लिखती थी कि अपना अटेम्प्ट वगैरह सब कुछ डालना, देन हल्का बहुत ब्रीफ कि आपने क्या काम करा हुआ है, उसके बारे में शॉर्ट ही होना चाहिए। अगर आपका लंबा चौड़ा दिख जाए तो फिर सीवी का कोई मतलब ही नहीं। हुँ, बस ये होता है कि वो इतना आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि आपका सीवी एटलीस्ट क्लिक हो जाए, वो फिर ना स्पैम में ना चला जाए। हुँ। एंड लास्ट क्वेश्चन, वो कोर्स का जो आपने कोर्स लिया था उसमें कितना हाँ, हेल्प हुआ? कोर्स ने यार मेरे को तो बहुत हेल्प करा, मतलब मैं ऐसे वो नहीं कहूँगी कि आप जाओ ही जाओ, मतलब आप थोड़ा बहुत देख लो, बट मेरे को ऐसा है, मेरा मतलब ना पदम से एक पर्सनल बॉन्ड भी बन गया था। तो एक फ़नी इंसिडेंट था जब मेरे को ना जुलाई आ गया था, जुलाई एंड में, मतलब अगस्त स्टार्टिंग में मेरा एक्सपायर होने वाला था पीरियड। तो मैंने उसको कॉल करा कि मेरे को नोटिस डालना था मेरे फ़ोन में, 1 महीने का ही नोटिस था, तो मेरे पास एक भी ऑफ़र नहीं था मेरे हाथ में। मैंने उसको कॉल करा कि पदम यार, मैं नहीं डाल रही नोटिस, मेरे को 1 ही महीना बच रहा है और मेरे पास कोई ऑफ़र ही नहीं है। तो वो मेरे को कहता कि यार आयुषी डाल दो। मैंने सोचा, मैंने फिर उसकी बात मान ली, मैंने डाल तो दिया, बट मैं अंदर ही अंदर वैसे सोची, यार ये आदमी क्या है, मतलब कल को मतलब नहीं मिली तो? मेरे पास एक ऑफर नहीं है हाथ में, और मैं कैसे अप्लाई कर दूं, मैंने पता नहीं क्या कर दिया ये करके, बट मैंने उस टाइम पे उस पर ट्रस्ट करा, एंड इवेंचुअली वो हमेशा मेरे को कहता था कि यार आयुषी, बार्कलेज में हो जाएगा। मतलब जब वैकेंसी आई थी ना, तो मैंने बोला था कि मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो उसने बोला था कि तुम्हारा हो जाएगा, और हुँ, इवेंचुअली मतलब जो उसने बोला वो हो गया, तो मेरे को तो थोड़ा पर्सनल सा ट्रस्ट है उस पर। बट
हेल्प हो जाती है यार, वो मतलब पूरा कैसे स्ट्रक्चर वाइज़ आपको फ़ॉलो करना है, क्योंकि आप अपने मन से करोगे ना तो आप खो जाओगे। बट वो थोड़ा मेंटर वाला पार्ट मिल जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता करना क्या है। इंडस्ट्रियल जाना है ये सबको पता होता है, कैसे अप्रोच करें लोगों को, क्या लिखें डीएम में, कैसे अपना सीवी बनाएँ, ये सारी चीज़ें मैटर करती है जो वो हेल्प करता है बनाने में। हुँ, ये तो काफ़ी सही चीज़ है क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस भी हुँ। ज़रूरी रह रहती है क्योंकि हाँ, उन्हें पता है ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी या इंडस्ट हुँ। हुँ। और एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल कर लेंगे तो दे विल नॉट एबल टू मैनेज देयर स्टडीज़ और ये भी रहता है कि कैसे सब कुछ मैनेज होगा और आपने कैसे मैनेज किया? ये सब बताओ? यार फॉर मी केस इज़ लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। मेरी आर्टिकलशिप में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का। इंडस्ट्रियल में काफ़ी टाइम मिल जाता है, मतलब चीज़ें आपका वर्क आवर्स वगैरह सब फिक्स रहती है। आर्टिकलशिप में पता नहीं चलता, आप कभी भी काम कर रहे होते हो। मेरे को तो लिटरली मैं मेट्रो में जाती थी, मुझे कॉल आ जाता, मेट्रो में बैठ के काम करती थी, तो आपका वहाँ पे कोई मी टाइम नहीं होता। इंडस्ट्रियल में आपके आके ना थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस आ जाता है। तो मेरे लिए तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। मेरे को टाइम मिलता है बीच में तो मैं पढ़ भी लेती हूँ। कभी ऐसे काम कर रही हूँ, मान लो मैनुअल कोई काम है तो हेडफ़ोन में लेक्चर्स लगा लिए, तो मेरे को तो टाइम मिल जाता है। बाकी मेरा हाइब्रिड है, तो 3 दिन ऑफ़िस आना होता है, तो 2 दिन मेरा कम्यूट का भी टाइम बच जाता है। सैटरडे, संडे ऑफ रहता है, हुँ, तो हुँ। मेरी आर्टिकलशिप में 2 सैटरडेज़ वर्किंग होते थे, तो वो एक दिक्कत थी। तो मेरे को तो काफ़ी टाइम मिल रहा है यार, मज़े में चल रहा है सब। अच्छा और अभी जो डोमेन की बात करें पर्टिकुलरली किस डोमेन में है और कैसा क्या काम रहता है? ऐसा कुछ अगर ब्रीफ बता सको आप? हुँ, मेरी आज ही एक और टीम चेंज हो गई है। सो टेक्निकली अभी तक मैंने 4 टीम्स में काम कर लिया है। तो पहला था सॉक्स में हुँ, सार्बनीज़-ऑक्सले एक्ट होता है, तो इसमें हमारा मेन काम होता था कंट्रोल का टेस्टिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन करना। आपका एविडेंसेस आ रहे हैं, आप अपने ऑडिटर्स को हेल्प कर रहे हो फाइनेंस सारी चीज़ें करने में। तो फिर सेकंड जिसमें मैं गई थी, तो उनका मेन काम था स्टेक होल्डर को मैनेज करना। हम इश्यू रिमेडिएशन का काम करते थे, हम बीच में मीडिएटर का काम करते थे। तो इधर से मतलब वो सारा काम होता था, एंड देन थर्ड वाला थोड़ा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट रिलेटेड था। तो अभी तक तो इतना ही है, बाकी इसके बाद जो होगा अगले पॉडकास्ट में। फिर से टीम चेंज करने का मतलब। हाँ। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं दैट इज़ द लिंक्डइन पार्ट। तो आप हुँ। कैसे मैनेज करते हो लिंक्डइन को और कैसे आपने स्टार्ट कैसे करा था? बेसिकली जर्नी क्या थी? स्टार्ट कैसे करा एंड हाउ यू राइट पोस्ट और क्या एआई वगैरह से कुछ हेल्प होती है या फिर क्या रहता है? ये आप पूरा बताओ। ओके। सो मेरी ना एक फ्रेंड थी, जब मैं फाउंडेशन दे रही थी ना, तो उसका आईटीओसी बैच चल रहा था। वो मेरी बैचमेट नहीं थी, बट फ्रेंड थी। तो उसने मेरे को बताया था कि यार वो ना मुझे हमेशा आईटी ओसी मतलब ओसी वाला बैच होता था, तो उसमें आके बताती थी कि आज ये बताया, आज ये बताया। तो एक दिन उसने मेरे को बताया कि हमारे टीचर ने बोला कि आपको ना लिंक्डइन पे एक्टिव होना है। तो उसी दिन मेरा अकाउंट तो था, बट मैं एक्टिव वगैरह कुछ नहीं थी, बस अकाउंट था। तो मेरे को लगता था बस जॉब आती है, हम अप्लाई करते हैं, हो गया। तो मेरे को ज़्यादा नहीं पता था इसके बारे में। तब मैंने उस दिन थोड़ा उसके बारे में देखा कि लोग पोस्ट वोस्ट डाल रहे हैं, अच्छी खासी रीच भी आ रही है लोगों की। तो फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा करके पोस्ट डालना स्टार्ट करा। देन जब मेरे को आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना था, उस टाइम पे मेरे 9 या 10 के फॉलोवर्स थे। तो तभी तो मेरे लिए पोस्ट लिखना ईज़ी हो जाता था, पढ़ना था, पोस्ट डालना था, हो गया। बट फिर जैसे-जैसे काम आया, तो काम के साथ ना थोड़ा मैनेज करना थोड़ा हार्ड हो गया, क्योंकि आप थोड़ा कंसिस्टेंट अगर होना चाह रहे हो, जैसे कि आप एक टाइम पे पोस्ट डाल रहे हो, तो इधर ना टाइमिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब आपने हुँ, एक हुँ। टाइम सिलेक्ट करके आप उस पे डालो, तो आपकी पोस्ट अच्छी चलेगी। फिर आप दूसरा टाइम थोड़ा ट्राई करने के लिए जाते हो, तो फिर वो एल्गो आपको पूरा ही पुश कर देता है डाउन में। हुँ, हुँ। तो फिर वही था कि मतलब स्टार्टिंग में जब मेरा काम स्टार्ट हो गया था, मतलब आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई थी, तो बहुत मुश्किल था। तो मैंने थोड़ा ब्रेक भी ले लिया था, नहीं कर पाती थी मैं। बट फिर उसके बाद ना एक टाइम आया कि जब मैं इंडस्ट्रियल के इंटरव्यूज़ देने लगी, तो ना मेरे को लिंक्डइन की वजह से थोड़ी रिकॉग्निशन मिलने लगी। मतलब उस टाइम पे मेरे शायद 9 या 10 के फॉलोवर्स थे, और मैंने वो सीवी पे डाला हुआ था। तो मेरा बार्कलेज़ का भी इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यूअर्स थोड़ा अमेज़ हो गए थे कि वाओ यार! तो उन्होंने मेरी प्रोफ़ाइल खोल के देखी थी इंटरव्यू में बैठ के। तो फिर मेरे को लगा कि यार थोड़ा तो कुछ सीरियस है, अगर इतना मतलब ऐसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि सब लोग ना उस चीज़ के लिए, मैं इंटरव्यूज़ में बैठ रही थी, तो हुँ, थोड़ा अमेज़ हो जाते थे लोग। फिर मैंने थोड़ा और सीरियस लेना चालू करा, मैं बहुत कंसिस्टेंट होने लगी। फिर मेरे लिए ना एक रूटीन का ही पार्ट बन गया था यार। ऐसे मेरे को वो नहीं था कि प्रॉपर इसके लिए टाइम निकालो। अगर मैं कहीं जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं एक चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्प करती है, मैं पोस्ट ना थोड़ा एडवांस में बना के रख लेती हूँ। जैसे सैटरडे, संडे को मेरे पास काम नहीं है,
तो मैं ऐसे ही बैठती हूँ, मेरे पास मैं नोट्स में अपने सारे आइडियाज़, जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे को कोई आइडिया आता है तो मैं उसको अपने नोट्स में डाल देती हूँ। देन उसके बाद जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उसको थोड़ा पोस्ट की फॉर्म में, एआई का मैं यूज़ करती हूँ बट मैं बहुत रेयर करती हूँ, मतलब उसको प्रूफ रीडिंग वगैरह के लिए मैं करती हूँ, बाकी जो थॉट्स मैं अपने खुद के ही मैक्स रखना चाहती हूँ। क्योंकि फिर अगर आप ना मतलब अगर आप पूरा ही पोस्ट एआई से बनवा रहे हो तो फिर वो आपकी वॉइस नहीं है। तो बस इतना ही है, बट अब तो मेरे लिए रूटीन का ही पार्ट हो गया है, इतना मेरे को सोचना नहीं पड़ता कि यार आज पोस्ट डालना है, वो थोड़ा हैबिट में ही आ गया है। तो काम भी चल रहा है, बाकी आना-जाना, जैसे मैं सुबह कैब वगैरह में होती तो मैं उसी टाइम पे पोस्ट कर देती हूँ, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम नहीं बनाना पड़ता मुझे। अच्छा। और जैसे कि कंटेंट की कमी हो जाती है टाइम के बाद तो उस टाइम पे कैसे आप सोचते हो कि अब क्या डालना अभी चाहिए? डील कर रही हूँ मैं उस चीज़ से कंटेंट ही नहीं है। मतलब एक टाइम स्टार्टिंग में था, मैं सोचती थी क्या ही डालेंगे यार, बट फिर ना एक मैंने पोस्ट डाली थी कि रैंडम थिंग मेरे पापा ने मुझे बोली थी, तो मैंने उसके बारे में पोस्ट डाला, वो पोस्ट चल गई। फिर मैंने एक और ऐसे ही रैंडम कुछ मैं ना बहुत ट्रायल करती रहती हूँ अपने प्रोफाइल पे ना, मैं अलग-अलग टाइप के पोस्ट डालना, कभी बिना इमेज के डालना, सारी चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो मैंने उस टाइप का डाल के देखा तो वो पोस्ट काफ़ी अच्छी चली। तो फिर मैंने फिर और ऐसे ही रैंडम मोमेंट, जो ऐसे हम किसी चीज़ को ओवरथिंक कर रहे होते हैं, कुछ भी मतलब आपको कोई भी थॉट आ रहा है ना, आप उसको थोड़ा बहुत पोस्ट के फॉर्म में डालो। लोग ना आपके थॉट से ज़्यादा रिलेट करेंगे। आप जितना ज़्यादा फैंसी दिखना चाहोगे ना, आपको कोई रिलेट नहीं करेगा। हुँ, आप जितना अपने मेसी थॉट्स को शो कर सकते हो, क्योंकि उधर ऐसा होता है ना, शेयर ट्रॉमा हो जाता है लोगों का, तो उस पे एंगेजमेंट आने लगती है। इस टाइप से थोड़ा वर्क करता है। हुँ। और अब स्टार्टिंग फ्रॉम योर सीए जर्नी, लाइक जब आपने फाउंडेशन वगैरह से स्टार्ट करा था तो फिर वो कैसा रहा जर्नी फाउंडेशन से इंटरमीडिएट तक? यार, फाउंडेशन मैंने बचपन में करा था। मेरे को नहीं पता था इस कोर्स के बारे में। मेरी फ्रेंड ने एनरोल करा, मेरे को भी शौक आया। मेरे पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ, मम्मी कुछ और चाहती थी। बाकी मैं चाहती थी मैं मीडिया में जाऊँ। मीडिया भी इज़ लाइक जर्नलिस्ट टाइप्स में। बट फिर उसके अलावा फिर मेरी फ्रेंड यहाँ जा रही थी, फिर मैंने सोचा चल कर लेते हैं, उस टाइम पे बचपने में मैंने एनरोल करवा लिया। फिर उसके बाद जैसे मेरे को लगा नहीं था मेरा फाउंडेशन क्लियर होगा, बट मैंने पढ़ाई बहुत करी थी, तो हुँ, कहीं-कहीं था कि यार हो जाए क्लियर, मतलब मैं बोलती थी ना भी हो तो चलेगा, बट अंदर तो था ही कि यार हो जाए तो अच्छा ही होगा। फिर जैसे फाउंडेशन क्लियर हुआ ना, तब थोड़ी सीरियसनेस आने लगी चीज़ों को लेके। देन इंटर में बहुत पढ़ाई करी, दिन-रात पढ़ाई करी। तो लिटरली मैंने फिर लास्ट में 1 महीने लाइब्रेरी भी जॉइन करा था। मेरी मम्मी मेरी शक्ल नहीं देखती थी, सुबह जाती थी, रात में आती थी। मतलब इंटर में तो मैंने बहुत जम के पढ़ाई करी है। मैं अगर इंटर का 10% भी पढ़ लूँ ना, मैं फाइनल आराम से क्लियर कर लूँगी। हो ही नहीं पाता, लेकिन यार वो काम के साथ ना नहीं हो पाती पढ़ाई। तो वापस उस ट्रैक में आना, वैसे सोचते नहीं, ये प्रो वर्ज़न था हमारा, वो नहीं आ सकता वापस, बट क्योंकि ये भी चीज़ है कि जैसे मैं फाउंडेशन के फर्स्ट डे पे अगर मैं सोचूँ, मैंने जब एनरोल करा था, उसमें और आज की मैं जो हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। मतलब इस कोर्स ने मेरे को कंप्लीटली ही चेंज कर दिया, कैसे हम पीसफुल रहना सिखा दिया। मैं बहुत हाइप हो जाती थी छोटी-छोटी चीज़ों में, बट चीज़ों को हुँ, कैसे डील करना है, तरीके से कैसे चीज़ें चलती है, ये मैंने इस कोर्स से काफ़ी सीखा है। थोड़ा स्ट्रक्चर आ गया है लाइफ में। हुँ, लिटरली और बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही होता है कुछ। रिकॉग्निशन तो आ ही रही है। हुँ, तो पहले कुछ पता ही नहीं होता क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट अब ऐसा हाँ। लगता है कि हो जाता है, कुछ भी हुँ, मतलब स्टार्ट करो, कुछ भी करते रहो तो हो जाता है एक टाइम के बाद में। हुँ। और ऐसा कुछ समथिंग दैट यू वांट टू शेयर, लाइक कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको लगता है कि आपको बताना है स्टूडेंट्स को या फिर कोई भी जिसे देख रहा है? मैंने ना अभी थोड़ी मेरे लोगों से, मैं मतलब लिंक्डइन पे मेरे डीएम्स आते रहते हैं, तो मैं वो लोग बताते रहते हैं अपने बारे में कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और तो एक लड़की ने मुझे टेक्स्ट करा था कि मेरा ना काफ़ी अटेम्प्ट लग गए सीए के, और मेरे से नहीं हो पा रहा, बट मैं कोर्स छोड़ भी नहीं पा रही हूँ। मैं इतना ज़्यादा ड्रेन हो चुकी हूँ इस कोर्स में कि मेरे को नहीं पता आगे मैं क्या करूँ। तो ये वाली सिचुएशन ना तब आ जाती है जब हम पूरी कोर्स को ना अपने लाइफ से जोड़ने लगते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो हम किसी लायक नहीं, और ये हो गया तो सब बढ़िया है। एक तरीके से सच भी है, एक तरीके से नहीं भी, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने सीए नहीं भी करी, बट वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक कोर्स को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि वो आपको पूरा ही इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली पूरा ड्रेन कर दे, इज़ नॉट गुड। कोर्स है, कोर्स को कोर्स की तरीके से लें, एंड अपनी मेन चीज़, मैं इस बारे में बहुत बात करती हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ। कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपकी पीस डिस्ट्रॉय हो रही है, आप उस चीज़ से दूर हट जाओ।
मतलब आज के टाइम पे मेरे को ये लगता है मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो यही है कि मतलब अपने कोर्स को लाइफ मत बना दो यार। कोर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जियो, मतलब फन करो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ। मतलब पढ़ाई तो है ही, वो तो चलती रहेगी। स्टार्टिंग से ही लोग कहते आ रहे हैं कि पढ़ लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट नहीं हो पाता यार। एक बार आप पढ़ाई के बाद कॉर्पोरेट में आ जाते हो, उधर से जब आपका मॉनेटरी बेसिस में पैसे आने लगते हैं ना, तो छोड़ नहीं पाते लोग। हुँ। फिर वो फन फन नहीं रह पाता। तो एक टाइम पे ये वाला कोर्स आपका पूरा अडल्टहुड ले रहा है, तो उसके साथ मतलब जीना मत भूलो। बाकी तो ठीक ही है, पढ़ाई लिखाई तो होती है। सो आपको कब लगता है कि मतलब किसी को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना ही जाना चाहिए? जैसे आजकल के बहुत वो चल रहा है फोमो टाइप का कि इंडस्ट्रियल जाना है, इंडस्ट्रियल जाना है। लोग रैंडम पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। अगर लिंक्डइन पे मैं देखता हूँ नॉर्मली, तो एक पोस्ट आती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैकेंसी के नीचे नीचे इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड करके इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं। तो राइट और वे उस क्या पे है अप्रोच करने का, कि कैसे राइट वे अप्रोच करें उसको, और इस चीज में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए कि मुझे इंडस्ट्रियल जाना ही जाना है? हुँ। फर्स्टली जो वैसी पोस्ट होती है उस पे इंटरेस्टेड आप लिखते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो हार्डली कोई रिप्लाई करता है। मैंने थोड़ा ट्राई करके देखा था, बट उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम ही है आपका। उस पे एक ईमेल आईडी लिखी रहती है, मोस्टली केसेस में रहती है, तो आप उस पे डायरेक्ट कोल्ड डीएम करो, उस पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आप अगेन आप आर्टिकलशिप में काम कर रहे हो, और आपकी प्रोफाइल पे, आपके लिंक्डइन वगैरह की प्रोफाइल पे कम से कम आर्टिकलशिप वैकेंसी, मतलब फर्म वाले तो लोग कनेक्टेड ही होंगे, तो आप उसमें इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड लिख रहे हो, तो वो आपकी फर्म पे भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, कि वो लोग फिर आपको बोलने लगते हैं कि हाँ, आप इंडस्ट्रियल के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा ये साइलेंटली आप करो अप्रोच, तो उतना बेहतर होता है। सेकेंडली और क्या पूछा था आपने? हम्म, कैसे अप्रोच करना है इसको राइट हाँ, तरीके से? राइट तरीका ये होता है कि आप 3 महीने पहले 3 महीने नहीं, मैं कहूँगी 5 महीने पहले आप मन बना लो कि इंडस्ट्रियल जाना है कि नहीं। क्योंकि अगर आप आर्टिकलशिप में आप जॉइन करते हो फर्स्ट ईयर में, तो 2-3 महीने आपको सेटल होने में लग जाते हैं, फिर 2-3 महीने काम सीखने में लग जाता है, 5-6 महीने ऐसे निकल जाते हैं। देन उसके बाद आपके पास चॉइस आती है कि आपको जाना है कि नहीं जाना। तो अगर आपको श्योर है कि जाना है, तो आप 2 महीने अपनी स्किल्स पे काम करो। जैसे एफआर वगैरह स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंटरव्यूज़ में उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो मेन तो अपना कम्युनिकेशन होता है, आप कैसे किसी चीज़ को प्रेज़ेंट कर रहे हो, तो उस चीज़ पे आप वर्क करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद 3 महीने जब बच जाते हैं ना, तो आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। मतलब एचआर्स को कोल्ड डीएम करो, वैकेंसीज़ आ रही है उनको भी अप्लाई करो, क्योंकि किसी-किसी की फर्म में ना 3 महीने होता है आपका नोटिस पीरियड। एंड अगर आप मान लो मिड साइज़ के से कर रहे हो या फिर स्मॉल साइज़ से कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि यार एक्सपीरियंस नहीं मिला, और अगर आपको प्रैक्टिस में नहीं जाना बाद में, तो आप डेफ़िनेटली यू कैन गो फॉर इंडस्ट्रियल। क्योंकि अगर आपको अल्टीमेटली प्रैक्टिस में नहीं जाना, आपके पास काम भी ढंग का नहीं आ रहा है, मतलब वो कोई बेकार काम है, पसंद नहीं आ रहा, मन हम्म, नहीं कर रहा करने का, तो काम करने का मतलब नहीं है। तो आप उसमें इंडस्ट्रियल को चूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ इसमें क्या होता है ना कि आपको थोड़ा कॉर्पोरेट का वो मिल जाता है कि किस टाइप से बाद में चीज़ें होने वाली है। जैसे मेरे को हमेशा से स्टार्टिंग से था कि मेरे को प्रैक्टिस में नहीं जाना, और मेरे को जॉब करनी है, बट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो तो बात की बात है। बट स्टार्टिंग में तो जॉब करनी ही है, तो उसके लिए मेरे लिए था कि मेरे को ब्रांड नेम चाहिए था। तो मेन मेरा पर्पस इंडस्ट्री में आने का यही था, बिकॉज़ मैं काम तो कर रही थी, काम भी अच्छा था, बट वो नाम नहीं था। तो वो बाद में हम्म, जाके कैंपस वगैरह में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है यार, कितना ना काफी ही पड़ बोलो, जाता बट है। अल्टीमेटली पड़ता ही है। हुँ। ओके, तो यही था, दैट्स ऑल। आज तो अभी ऐसे ही कनेक्ट कर रहे थे हम लोग कि देख, मेनली इंडस्ट्रियल पार्ट एंड लिंक्डइन पार्ट से रिलेटेड। अभी कभी और फिर से कनेक्ट करते हैं एंड विल एक्सप्लोर मोर अबाउट यू। कैसा लगा आपको बात करके? बढ़िया, बहुत बढ़िया था यार। मतलब मैं इतने टाइम से टाल रही थी, फिर भी आप थे, मतलब कि चेज़ करना एंड ऑल। रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। ओके, थैंक यू।